अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, आज मेरे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एक टिकटॉकर, एक इन्फ्लुएंसर, एक यूट्यूबर और दोस्तों के दोस्त नदीम नानीवाला। आइए उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। नदीम, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप ठीक नहीं हैं। आप एक नंबर के घटिया इंसान हैं, एक नंबर के गंदे आदमी हैं। और बाकी ये जो आपने मुझे अभी ये आपने कहा है कि एक और लफ्ज़ आपने यूज़ किया था बीच में, तीसरा लेंसर की क्या क्या था वो? इन्फ्लुएंसर बोला था मैंने आपको। इन्फ्लुएंसर आप होंगे वो, मैं नहीं हूँ। मैं यूट्यूबर हूँ, मैं टिकटॉकर हूँ और मैं दोस्तों की हेल्प करने वाला हूँ। मैं बेलौस खिदमत करने वाला हूँ। मैं जो मेरा साथी दोस्त मेरा फंसा होता है मुसीबत में, उसको रेस्क्यू करने जाता हूँ। नदीम, इन्फ्लुएंसर होने में क्या बुराई है? इन्फ्लुएंसर एक एक अच्छी सिफ्त है, एक ऐसी आप कह सकते हैं कि एक ऐसा किसी के लिए वर्ड है कि ये बंदा इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, उससे कोई तहरीक मिलती है, तो इसमें क्या बुराई है? भाई मुझे ये इस चीज़ों का नहीं पता जो आप बता रहे हैं, लेकिन मैं चलिए छोड़े यार। अब मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि पर्दे रखने चाहिए मेरे ख्याल से लोगों के ना ज़िंदगियों पे। वरना मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत हैं, आपके ख़िलाफ़ भी मेरे पास सबूत हैं, आपकी वीडियोज़ मेरे पास पड़ी हैं। और मेरी वीडियोस आपके पास पड़ी हैं? अच्छा, एक बार आप एक काम करें, ये चश्मा पहने ज़रा, चश्मा पहने, चश्मा ज़रा पहन कर दिखाएँ ना, चश्मा पहने, जल्दी पहने ना, टाइम नहीं है यार, पहले ही। हाँ, आप जैसा बंदा पता है टेलीफोन बूथ में यूँ जाके ये खोलता है पहले, फिर पैंट खोलता है, फिर वेट करता है कि यार कोई कॉल करने आए। नहीं, नहीं, मैं आपको सही बताऊँ, आप जो है ना वो मुझे नेचर से भी लीचड़ लग रहे हैं। और आप आपके अंदर एक लालच भरा है। देखें, आज आपने अगर मुझे अपने शो पे बुलाया है, तो इस वजह से बुलाया ना कि यार चलो ये लोगों को फ़ोन बाँटता फिरता है, आपको भी एक आधा फ़ोन दे देगा, इसको शो में बुला लो, इससे फ़ोन ले लो। नदीम नानीवाला साहब, एक तो मैं आईफोन का यूज़र नहीं हूँ। अच्छा, आप मेरा नाम भी गलत ले रहे हैं। मेरा नाम नदीम नानीवाला नहीं है, मेरा नाम है नदीम पानीवाला। पानी वाला? हाँ, आप तो क्योंकि नानीवाला मशहूर थे, आप पानी वाला कैसे हो गए? क्योंकि देखें जितनी सीरीज़ एपिसोड चली है ना मेरे साथ, या जिस जिस जगह मैं फंसा हूँ या मैंने जिसको रेस्क्यू किया, तो उस हिसाब से मेरे अंदर पानी है, तो इस वजह से आप मुझे पानी वाला कह सकते हैं। नानी अच्छा। वाला इज़ अ ओल्ड नेम एंड डोंट हैव टू टॉक। ये आपने मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया कि मैंने आईफोन लेने के लिए आपको बुलाया, आपको क्यों लगा कि मैं आपसे आईफोन लेना चाहूँगा? नहीं भाईजान, देखें मैंने ऐसी कोई बात नहीं की ना, क्योंकि मैंने दुनिया देखी हुई है। हम लोग मैं आपको पता है मैं यूके का भी शहरी हूँ, वहाँ का मैं पीआर हूँ। और आपकी शक्ल पे जो है नज़र आ रहा है एक एक क्या कहते हैं उसको, कि एक गुर्बत गुर्बत नज़र आ रही है आपके आपके चेहरे पे। और आपके लिए तो फ़ोन जो देना पड़ेगा आपको, तो आपके मुंह पे फिट भी नहीं आएगा जो फ़ोन आपको देना पड़ेगा। चलें, फ़ोन्स की आपने बात की, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहूँगा कि मुझे आपसे कोई फ़ोन नहीं चाहिए। अब मुझे ये बताइए, आप जो लोगों को फ़ोन बाँटते हैं, उसके ऊपर बहुत सी आपके ऊपर कंट्रोवर्सीज़ भी बनी। आप जाली आईफ़ोन्स बाँटते हैं, आप लोगों को झूठे दिलासे देते हैं कि फ़ोन्स मिलेंगे। ये फ़ोन बाँटते क्यों थे आप? यार देखो, मैंने पहले बड़े बाँटता था, लेकिन अब मैंने फिर बाँटना छोड़ दिया है। ये क्योंकि कंट्रोवर्सीज़ की वजह से? नहीं, नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं आई है बीच में। कंट्रोवर्सी का तो बीच में बात ही नहीं थी। बात ये थी कि मैं एक दफ़ा ना सोया हुआ था, तो ख्वाब में स्टीफन जॉब आया। तो स्टीव जॉब आईफ़ोन के रूहे रवां थे। तो वो मेरे ख्वाब में आया, तो उसने मुझे जो है ना खुत्ती पे चपेड़े मारी, मुँह पे भी चपेड़े मारी। तो मुझे कहता कि लोगों को क्यों 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 गिफ्ट दे जा रहे हैं फ्री च। तो अगर तुम इस तरह गिफ्ट बाँटते रहोगे तो यार फ़ोन मेरे बिकेंगे कैसे? तो मैंने फिर सोचा कि हाँ यार, बात तो ठीक कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अब इस पे लॉक लगा लेना चाहिए। तो इस वजह से बंद कर दिया। नदीम, बहुत ही फ़िज़ूल लॉजिक है। मतलब अगर आप फ़ोन बाँटते थे और आपने ख्वाब की वजह से बंद कर दिए, तो बहुत ही फ़िज़ूल बात है ये। यार मैं तुम्हें बताऊँ, तुम ना एक एक चीज़ खा लो, एक चीज़ खा लो तुम। क्या तुम चीज़? ठीक हो जाओगे। क्या चीज़ खाऊँ मैं? तुम कसम खाओ कि तुमने ऐसे 6 किस्म के सवाल नहीं करने मुझसे। जब 6 किस्म सवाल करना बंद कर दोगे ना, तुम्हारा शो अच्छा चल जाएगा। अगर आपने मुझे बुलाया, देखिए मैं इतना पैदल चल के आया हूँ, मैं आपने मुझे इतना दूर से बुलाया और आप मुझसे सवाल ये कर रहे हैं, इस किस्म के सवाल कर रहे हैं। आपको पता है मैं जवाब जो है वो खुले देने वाला आदमी हूँ, और इस वजह से आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपको आपके मरासिम में कामयाब नहीं होने दूँगा। अज़ाइम होता है, अज़ाइम, मरासिम नहीं होता, अज़ाइम। अच्छा नहीं, मैं इतना कोई पागल नहीं हूँ, या मुझे पता नहीं है, मैं जानता हूँ अज़ाइम नहीं, अज़ाइम जो है वो होती है पेट की गोली, कब्ज़ की गोली, या कोई ऐसा जो होता है ना, वो गोली होती है। आप मुझे नहीं सिखाएं, मुझे पता है। नदीम, क्या बोली जा रहे हैं आप? नहीं, बोली मैं तो नहीं जा रहा, बोली तो आप जा रहे हैं। और मुझे ये भी पता है कि आपके सवाल लिख के कौन दे रहा, आपको किसने लिख के दिए हैं, मुझे पता है। आप जिसके ऊपर इशारों पे चल रहे हैं ना, मैं जानता हूँ, पूरा जानता हूँ। किसके इशारों पे चल रहा हूँ मैं? डॉक्टर अफान ने आपको लिख के दिए हैं ना।
मैं आपको बता रहा हूँ, उसका खेड़ा आप छोड़ दें, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर अफान जो है वो ऐसा बंदा है जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो सकता। एक सेकंड ये आपको कैसे लगता है कि डॉक्टर अफान की इतनी जुर्रत के वो मेरे सवाल लिखें, और आप ये डॉक्टर अफान के साथ इतने सीधे क्यों हुए हैं? यार देखो, मैं सीधी बात इसलिए सीधा हुआ हूँ, आपको इसकी बैक स्टोरी नहीं पता। लेकिन अभी जो बीच में एक आपने देखा होगा कि वेनेजुएला का जो सदर जो है प्रेसिडेंट, उसको किडनैप किया है, अफवाह की है अमेरिका ने। उसके पीछे जो उसकी मुखबरी की थी वो किसने की थी? किसने? आपका डॉक्टर अफान था, उसने उसकी मुखबरी की है। उसने जैसे ही मादोरो जो था सदर जो वेनेजुएला का, वो ब्रीक पेन वाला चार्जर लेने गया था, इसने पीछे से कहा जी वो ब्रीक पेन वाला चार्जर लेना है, फाड़ लो नू। तो इस तरह की उसने मुखबरी की, वहाँ से वो हुआ है। और मैं खुद गया हूँ उसके पास, मैं जेल खाना देने गया हूँ उसको। किसको? मादोरो को। तो मैंने जब उसको जेल में बताया ना कि आपके अगवा के पीछे डॉक्टर अफान है, तो फिर उसने यूँ क्या, बड़ा हमारे को तो पता ही नहीं था। नदीम, आपका दिमाग ठीक है? आप ये किस किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं डॉक्टर अफान के ऊपर, और वेनेजुएला का सदर ये उर्दू में बात क्यों करेगा? यार आप ना बहुत सादे हो यार, आपको कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि आपके ताल्लुकात इतने नहीं ना, आपने दुनिया देखी भी नहीं। और रंग रंग का बंदा होता है यार, कौन आपके पीठ पे छुरा घोंप के भाग जाता है, आपको पता नहीं चलता। और जबान की जहाँ तक बात है तो वो सीख रहा है, जबान सीख रहा है वो। कैसे सीख रहा है? यार वो वेनेजुएला, बड़ा वेला टाइम उसके पास होगा, सीख लेगा। डॉक्टर अफान के साथ। अच्छा, एक मिनट, एक कॉल आ रही है, मैं एक कॉल ले लूँ, उसके बाद बात करता हूँ। हाँ हेलो। हाँ नहीं उसको मैं तो यहाँ पे आया हूँ, हाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ। हाँ एक बंदे के पास इंटरव्यू के लिए आया हूँ। हाँ नहीं वही है, उसके अंदर वही है, वो कसूरवार है। हाँ वो ठीक बंदा नहीं, उसके साथ बात ना रखो। हाँ मुझे आसिफ ने भी बताया था। हाँ आसिफ ने बोला काशिफ को बता दो। काशिफ ने बोला कि उसको शकील को बताओ। हाँ ठीक है, सबको बता दो। ओके नदीम, ये आपने कप के ऊपर कॉल क्यों सुनी? नहीं कप नहीं है भाई, ये देखो ना, यही तो बात है कि मैं चूंकि यूके होता हूँ, वहाँ पे गैजेट्स नए नए आ रहे होते हैं, मैं गैजेट्स का बहुत शौकीन हूँ। तो ये आईफोन का 18 प्रो मैक्स है। इसके अंदर आप चाय भी पी सकते हैं, इसके अंदर आपके पास ऑप्शन चाय का है, और भी बड़े फंक्शन है। और ये खींच के छटवा आप मार भी सकते हैं। आईफोन 18 का ये, हाँ ये केस है या फोन खुद है? नहीं केस ये नहीं है, केस तो नहीं है, आईफोन है। केस में आपको बताऊं, ये देखें, ये है केस, ये आईफोन का। ये केस है? केस है। ये तो हैंगर है। नहीं हैंगर नहीं है, हैंगर की तरह शक्ल इसकी दी हुई है, लेकिन है ये केस, प्रॉपर केस है। और ये है 70 प्रो मैक्स का, ये 17 प्रो मैक्स का। इसका क्या फायदा है? यार बड़े बोले हो आप। इसका ये फायदा है कि ये इसके ऊपर आप अपने कपड़े भी टांग सकते हैं। ये इस केस के ऊपर आप अपने कपड़े भी टांग सकते हैं। टांग ये कितने का लिया आपने? ये मैंने लिया था कोई मेरे ख्याल से 1.5 लाख पाउंड का। और इसका ये है कि ये रेस्क्यू भी करता है, आईफोन को रेस्क्यू भी करता है। मतलब रेस्क्यू कैसे करता है? ये जैसे अब ये आईफोन है, ठीक है, ये अब गिर गया, ये गिर गया, ये इसको आया, ये अभी ये देखें आईफोन ने इसका, ये देखें अभी रेस्क्यू नहीं कर रहा अभी, क्योंकि इसके अंदर काम होना बाकी है। जब वो निकालेंगे ना इसका हल, तो ये रेस्क्यू भी करना शुरू कर देगा। आप अपने आईफोन को खड़ा कर लें तो ये उसको रेस्क्यू भी कर लेगा। ओ हाँ यार, ये तो हमारा सोचा ही नहीं, ये तो आपने मुझे बता दिया। ये देखो ये रेस्क्यू कर रहा, ये रेस्क्यू कर लिया इसको, ये अपनी जगह वापस आ गया। ये नदीम आपका बड़ा वायरल क्लिप जाएगा कि आपने नया आईफोन लिया है जिसकी शक्ल मग की तरह किया, और उसका केस जो है वो हैंगर जैसा है, और वो दोनों आपस में काम कैसे करते हैं। नहीं मेरे पास तो और भी गैजेट्स तो बहुत है मेरे पास। जैसे यूके में मैं होता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास एक आईफोन है, तो उसका एक यहाँ से सुनने वाला होता है, इधर से बोलने वाला होता है। यूं घूम के आया हुआ यहाँ पे, यूं और ऐसे, मतलब वो ऐसे सर के गिर्द पहनते हैं? हाँ वो बांध देते हैं सर के पूरे, वो लपेटा जाता। नदीम, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुझे ये बताइए कि ये डॉक्टर अफान के साथ जो लड़ाई है, ये यार पहली बात तो ये, उसका नाम ना मेरे सामने ना लें। वो शख्स ऐसा है कि मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। मेरे सामने वो जिस दिन आएगा ना, तो मैंने छोड़ना नहीं है। गुस्सा क्यों है? गुस्सा ये है कि यार कि देखो वेनेजुएला वाला वाकया हुआ, इसके पीछे जो डॉक्टर अफान निकला, रीज़न क्या निकला कि यार एक मुल्क में अगर इतना सारा तेल है तो तुझे क्या तकलीफ है, तू आगे मुखबरियाँ कर रहा है, अमेरिका को बता रहा, वहाँ पे तू अच्छा अपने नंबर बना रहा। मतलब से तेल से प्रॉब्लम है उसको, डॉक्टर अफान को। नदीम, मुझे अभी तक ना दिमाग के अंदर वो बन नहीं रहा
ये क्वेश्चन नहीं बन रही कि डॉक्टर अफान का वेनेजुएला के साथ क्या ताल्लुक। यार देखो इस वजह से है कि जैसे इसने जो है वो मुखबरी की, बताया, उसको फंसाया, और बाद में उसको फिर ये ऑफर भी किया कि यार मैं डील करवा देता हूँ। भाभी को इसने जो है वो फ़ोन किया और उसको कहा कि मैं डील करवा देता हूँ। सदर की जो बेगम थी, सदर की जो बेगम है। फिर मुझे जब ये बात पता चली, अब इसी तरह जो जैसे अपना इसने इसके केस में किया, डकी के केस में किया, तो और दूसरे जो टिकटॉकर हैं या दूसरे जो फैमिली ब्लॉगर हैं उनको भी इसने इस तरह झांसे में लाने की, चीट करने की कोशिश की है। अब मैं तो था तेज़, मैं तो समझ जाता था क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा हैंड हो चुका था और मुझे आइडिया था। इसने क्या किया कि इसने वेनेजुएला की वो कर दिया, उसको फंसवा के तो कहता है डील मैं करा देता हूँ, और ये बड़ी आसामी है। तो मैंने क्या किया, मैंने अब चूँकि मैं रेस्क्यूअर हूँ, मैं सबको रेस्क्यू करने पहुँच जाता हूँ, मैं नहीं देखता कौन है कौन नहीं है। तो मैंने जो है वो वकील से बात कर ली, मियाँ अशफाक से। मियाँ अशफाक से क्या बात की आपने? मियाँ अशफाक से ये बात की है कि यार ये एक बेगुनाह है और इसके साथ ज़्यादती हुई है, इसका केस लड़ना, और पैसों की टेंशन नहीं लेनी और सपोर्ट की टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको सपोर्ट दूंगा। ये कहाँ केस लगेगा? ये लगेगा लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ पे केस लगेगा। और मियाँ अशफाक और हम सारे जो है वो बिल्कुल कोशिश करेंगे। किसके खिलाफ है ये केस एग्जैक्टली? नहीं, लड़ना किसके खिलाफ है? जिसने अगवा किया उसको, बेचारे को हफ्ते भेजा में रखा हुआ, हम बाज़त वरी करवा के लाहौर ला के उसको जश्न मनाएंगे। ट्रंप के खिलाफ हमने लड़ना। ट्रंप के खिलाफ केस लड़ेंगे आप? हाँ, ट्रंप के खिलाफ लड़ेंगे क्योंकि ट्रंप जो है वो अमेरिका का सरफराज है, चौधरी सरफराज अमेरिका का सरफराज। तो ये चीज़ तो हम जाने देंगे क्योंकि हम इन चीज़ों को गुजर चुके हैं ना, हमें पता कैसे करना। नदीम, आर यू इन योर सेंसेस? मतलब आप ट्रंप के खिलाफ केस की बात कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि मियाँ अशफाक साहब ये केस लड़ेंगे। आप सेंसेस में हैं? ये बाल उड़े उड़े, ये मुझे अपना बिल्कुल समझ आना शुरू हो गई है। नहीं, आप देखें, हमेशा हर बंदा यही बात करता है क्योंकि बात ऐसी है ना कि आप लोग कर नहीं सकते, कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, आप क्यों नहीं कर सकते। लेकिन मसला अब ये आ गया कि केस हो नहीं सकता, हम लड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मियाँ अशफाक से जब मैंने बात की थी, आधे घंटे मेरी और उसकी सेटिंग रही है, उसी दौरान उनको जो है वो नोटिफिकेशन आया कि उनका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो गया वकालत का। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। मैं आपसे यही बात करना चाहूँगा कि आपके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आप बहुत बड़े पनौती हैं। आप जिसके साथ जाके खड़े होते हैं वो बंदा तबाह हो जाता है। डकी भाई के साथ खड़े हुए, डकी भाई पकड़ा गया। यहाँ कॉलर को आप जितना मर्जी खोल लीजिए, बात मैं नहीं बदलूंगा अपनी। आप रजब भट्ट के साथ खड़े हुए, रजब भट्ट के ऊपर सख्ती आ गई। आप अभी कह रहे हैं कि आप वेनेजुएला के सदर के साथ थे, वो पकड़ा गया। मियाँ अशफाक साहब को आपने वकील किया, मियाँ अशफाक साहब जो है वो खुडे लाइन लग गए। देखिए, पनौती की जो आप बात कर रहे हैं, तो पनौती हम चारों में से कोई तो है, कोई एक तो है जो पनौती। और मैंने जो सही मायनों में लगाया ना, जो मैंने जितना वक्त मैं गुजारा, मैंने सोचा जो मैं रिजल्ट उसका निकाला, वो ये है कि यार घूम फिर के मैं ही पनौती हूँ। आपके ऊपर ये जो पनौतीपन का दौर चल रहा है, कोई रीज़न है इसकी? ये क्यों है? यार पहले पनौती बिल्कुल नहीं थी, ये मैं 1-2 जगह गया हूँ ना, उसके बाद ये पनौती शिफ्ट हुई है, ट्रांसफ़र हुई है। यह श्राप है एक किस्म का, वो छोड़ नहीं रहा मुझे। ये बड़ी खबर है वैसे कि आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर एक बदनसीबी का दौरा जो पड़ा हाँ। है, ये या दौर आया है, ये कहीं से श्राप है, यानी श्राप आया, श्राप ये आया। कहाँ से है? कहाँ से? यार ये अब यार पर्दा रखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जाने दो यार, जाने दो, छोड़ दो, पर्दा रख। नहीं, मैं आपसे पूछना नहीं, किसी के इज्जतों को नहीं सवाल सर, होता मेरे है। व्यूअर्स ये डिजर्व करते हैं कि आपसे ये सवाल मैं पूछूं और आप इसका जवाब दें। यार वो कहाँ से आपके ऊपर ये बदनसीबी आई है? तारीख कैसे हुई है? मैं आपको कहता हूँ वक्त पे छोड़ देते हैं, वक्त आने पे मैं बता दूंगा। आज आप यहाँ से जाएंगे तो ये बता के जाएंगे कि पनौती कौन है जिसकी वजह से आपके ऊपर ये पनौतीपन का दौर आया है। यार मैंने एक चीज़ देखी है, आप मान नहीं रहे, छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। लेकिन चले मैं बता देता हूँ, जहाँ से मुझे पनौती लगी है, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था अपनी लाइफ के अंदर, जैसे पनौती मुझे लग जाएगी। तो वो शख्स है जिससे मुझे पनौती लगी है। कौन है? रेहान तारक। रेहान तारक से आपको ये पनौत लगा कैसे? देखो, रेहान तारक जो है वो मशहूर है पनौत के हवाले से, मैं समझता हूँ, क्योंकि इसके शो में आप जब भी देखें जो आता वो बर्बाद ही हो जाता होता है। बर्बाद होता है कि नहीं? होता है ना? होता है। अगर आप ये कहें कि बर्बाद नहीं होता तो वो एक अलग बात है, आपकी अपनी सोच है। नहीं, मैं कहूँगा कि तो मैं जब उसके शो में गया हूँ तो मैंने उसको हाथ मिलाया और मुझे पता था ये पनौत है, लेकिन मैं फिर भी इतना अच्छा था क्योंकि मैं दोस्तों के साथ चलने वाला आदमी हूँ। मुझे परवाह नहीं, कोई लत्थी चढ़ी नहीं होती है। मैंने हाथ मिलाया, मुझे ये भी था कि यार पनौत जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी।
मैंने कहा कि चलो आंखें बंद कर लूँगा, पनौत ट्रांसफ़र नहीं होगी, लेकिन हाथ जब मिला, करंट मेरे जिस्म में ऐसा ट्रांसफ़र हुआ है कि वाकई पनौत ट्रांसफ़र हो गई। रेहान तारिक का सारा जो पनौत था सारा पनौत इधर आपने अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया। वो ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद जब मैं निकला तो डेली लाइफ में ना मुझे कोई लोग ताने दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तू पनौत है, तू फलाना है, तू ये है, तू वो है। देखिए इस रेहान तारिक की वजह से मेरे ऊपर इतना पनौत आ गया कि मैं उस दिन छली वाले से मैंने एक छली ली। छली मैंने जैसे ली उसकी रेडी को आग लग गई। नहीं, ये वाकया तो वैसे भी हो सकता है ना, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। छली जो बेच रहे होते हैं उन्होंने वहाँ आग जलाई होती है, रेडी नहीं, को लग मैंने कभी ऐसे नहीं देखी ना, क्योंकि मैं यूके का शहरी हूँ ना, मुझे तो नहीं पता ना चल रेडी में आग लगती है कि नहीं, ये आप लोगों को पता है, आप जो लोकल हो यहाँ के। अच्छा, उसके बाद पनौती तो मेरे जहन में थी कि यार मैं कोई चीज़ को हाथ लगा रहा हूँ, ख़राब हो रही, टूट रही है। तो उसके बाद मैंने अंडे लिए। तो पहले मैंने सोचा कि यार अंडे टूट जाएंगे, अंडे नहीं टूटे, अंडे बच गए। हाँ, तो आप नहीं है पनौती? नहीं, बेकरी टूट गई, पूरी बेकरी टूट गई, टूट गई, तबाह, बर्बाद हो गई। उसके बाद फिर मैं मेरे यूके से दोस्त यार आए हुए थे, उनको मैं घुमाने लेके गया हूँ अपना असेंबली के अंदर जैसे ही हमने कदम रखा तो असेंबली टूट गई। जो असेंबली होती है, हाँ, वो टूट गई। आपके पनौत की वजह से और क्या क्या टूटा? हाँ, और क्या टूटा, इसके बाद जो है वो मैं रजब भट्ट और अपना डकी के साथ जो है बैठना शुरू हुआ, तो इन दोनों की दोस्ती टूट गई। आज वो दोनों एक नहीं है, एक दूसरे को मुंह नहीं लगाते। अभी आप जब आए थे, हाँ, आप इस कुर्सी पे बैठे थे, हाँ, ये कुर्सी भी टूट गई थी। हाँ, उसका साइड से सरिया उसका वो निकल गया था, वो टूट गया था। जिसके ऊपर आपने चीख के कहा था कि ये किस किस्म का ऑफिस है, ये क्या है ये? अच्छा, आपके ऑफिस में मैं आया था बीच में, तो वहाँ लैपटॉप मैंने आपको यूज़ किया था, वो सड़ गया। मेरा लैपटॉप? आप पता नहीं, मेरे ख्याल से बाथरूम में गए हुए थे, तो मैं आपका लैपटॉप यूज़ कर रहा था, वो टूट गया, सड़ गया। अच्छा, आपके यहाँ पे मैंने देखा कि मैं वॉशरूम करने गया हूँ, तो किसी ने लिखा है कि अपना फ्लश लाजमी करना वरना यहीं फ्लश हो जाओगे, इस तरह की बातें लिखी गई अंदर। सर, वॉशरूम्स का क्या किया जा सकता है, कोई भी कुछ भी लिख देता है। कहीं आप तो नहीं लिखते वो? नहीं, मैं ऐसी चीज़ें नहीं लिखता। मुझे ये बताइए कि आपके ऊपर ये जब पनौत आया, आप कहते हैं कि रेहान तारिक की वजह से आया, आप तो अभी हफ्ता नहीं गुजरा आप उसके शो में आए हुए थे दोबारा से। अगर इतना ही वो पनौती है तो उसके शो में दोबारा आने की क्या जरूरत थी? तो मैं यही सोच के गया था कि यार चलो ठीक है, पनौत इतना अगर हो गया तो मैं अब वापस देने जाता हूँ। जब मैं वापस देने की नीयत से गया कि सारा पनौत ट्रांसफ़र हो जाए, फिर वो गर्मजोशी से मिला मुझसे, उसने फिर हाथ में लाया, ट्रांसफर कर दिया आपने? ट्रांसफ़र नहीं कर दिया उसने, फिर मजीद मुझे दे दिया, मजीद सारा पनौत और हो गया। पहले मुझसे पनौतपन उसका सांभा नहीं जा रहा था, उसने मुझे और दे दिया। एक मिनट यार, एक फ़ोन आ रहा, एक मिनट। हाँ, हेलो, हाँ, नहीं, आसिफ की बात नहीं माननी। हाँ, आसिफ से बिल्कुल नहीं मिलना। हाँ, वो 2 नंबर आदमी है, उसके साथ नहीं मिलना। हाँ, काशिफ से मिल लो, काशिफ से। हाँ, वो ठीक है, उसको मेरा बता दो यार। मैं आपको पता बिजी रहता हूँ यार, आप जानते तो हैं मेरे बारे में। ठीक है, बार में कॉल पे मैंने उठा तो ली ना आपकी कॉल, चलो ओके बाय, ठीक है, बाद में होती है। हाँ जी। ये बताइए कि डॉक्टर अफान के साथ मजीद कोई मसला आपको फील होता हो कि वो, आप बार बार कहते हैं गंदा आदमी है, गंदा आदमी है, गंदा आदमी क्यों कहते हैं आप? ये कितना, मतलब ये खुद अल्फाज बहुत बुरे हैं जो आप चुनते हैं। गंदा आदमी कहना किसी को ये ज्यादती नहीं है? यार मैं सिर्फ इस बात का कायल हूँ कि चलो छोड़ो यार, जाने दो, पर्दा रखना चाहिए यार किसी। यार आप बात कीजिए, मैं छोड़िए, कहता हूँ पर्दा ना रखिए ना, ये बार बार गंदा कह देना किसी को काफी है। पर्दा रख लेना चाहिए। सर, आप पर्दा ना रखें, आज आप क्लियर बताएं कि डॉक्टर अफान गंदे आदमी क्यों है? यार देखो, वो गंदा इस लिहाज से है कि वो जब पाए खाता है ना तो हाथ नहीं वो अपने साफ करता, इतना गंदा है वो। और वही हाथ जो है वो लिबड़े हुए जो उसका शोरबा होता है वही सर पे मार लेता है। आपने नोट किया होगा इसके बाल कितने चमकदार बाल हैं, चंपू टाइप चिपके होते हैं, वो उस वजह से होते हैं कि वो उसके अंदर ना पाया का शोरबा जो है बालों में लगाता है। ये रीजन है जिसकी वजह से आप गंदा आदमी कहते हैं उन्हें? चेक करें यार, एक बंदा अगर खाने के बाद हाथ नहीं धो रहा तो नहीं, ये तो वाकई एक एक्सट्रीम है। मतलब पाए तो एक ऐसी डिश है जिसे हर हाल में हाथ धोने चाहिए, जिसके बाद, वैसे तो हर खाने के बाद धोने चाहिए, लेकिन पाया तो एक ऐसा, डेफिनेटली एक ऐसा मतलब उसका शोरबा जो होता है वो चिपचिपा कर देता है हाथों को। अच्छा, नफरत की एक और वजह भी ये है कि उससे मेरी चिढ़ इसलिए भी बनी है कि सिर्फ पाए वाली बात नहीं है, पाए वाली होती चलो बंदा दरगुजर कर लेता है, भूल जाता है यार, ठीक है, लेकिन जब इसने एक और चीज़ की थी जिससे मुझे नफरत हो गई, जिससे मुझे ट्रस्ट उठ गया, ट्रस्ट वर्दी नहीं रहता बंदा। इसने जब कहा मुझे कि यार, बोला यार मुझे कहा पानी वाले
ये जो वेनेजुएला में रेड हुई है ना मादुरो के ऊपर, ये सदर को जो उठाया, तू भी अंडरग्राउंड हो जा, ठीक है, या फिर एक काम कर, तेरे ऊपर भी रेड पड़ सकती है, तुझे भी उठा सकते हैं, तू एक काम कर, मेरे घर आ जा, कोई भी नहीं है। डॉक्टर अफान ने आपको कहा कि मेरे घर आ जा वरना तू पकड़ा जाएगा। हाँ, मेरे घर आ जा, कोई भी नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा कहा। और मैं गया उसके घर पे, मैं जब गया हूँ तो आगे देखा ताला, कोई था ही नहीं। अच्छा, मैं इसको माफ़ कर देता इस बात पे भी, ये चलो यार इसने ये सच बोला कि घर पे कोई नहीं है, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने देखा कि यार 2 गोरे किस्म के लोग जो है ना, गोरे, फुल गोरे अंग्रेज़, वो मुझे वॉच कर रहे थे, वो मुझे अमेरिकन मौजूद थे उधर। वहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा। और मैं फिर मेरे दिल में एक बात आई कि यार चलो इसने एक और अच्छी बात बताई कि अपने आप प्रोटेक्ट कर या छुप जा। गोरे वाकई देख रहे थे। फिर बाद में मुझे पता चला, चौकीदार करीब आया, बोल रहे यार क्यों उनको देखे जा रहे हो, वो 2 भाई हैं जो तेरे फैन हैं, तुझे देख रहे हैं, आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दोनों बेचारों ने ना मछली पे दूध पी लिया था तो इनका कलर जो है वैसा हो गया। तो फिर जाके मुझे सुकून आया कि यार हाँ, बचत हो गई। चले, मैं पनौतीपन के बारे में नहीं पूछता कि आप उनके साथ लगे तो क्या हुआ। रजब के साथ आपकी दोस्ती कैसी चल रही है? आपने अभी उन्हें कराची के अंदर खुद थप्पड़ खाए, उनके ऊपर बिछ गए, ऐसे जैसे आप उनकी कोई शील्ड हैं, आपने उनको प्रोटेक्ट किया, और वो भी आपकी दोस्ती के अंदर अब जो है वो ज़मीन आसमान के जो कलाबे हैं वो मिला रहे हैं। तो क्या, कैसी चल रही है ये दोस्ती? ये बात अभी आपने सवाल किया ना, मज़ेदार किस्म का। देखिए मैं बताता हूँ रजब के साथ मेरी इतनी अच्छी क्यों बनी है। उसका रीज़न ये है कि यार उस बंदे ने ना मेरे औखे वक्त में मेरे काम आया। रजब मेरे औखे वक्त में काम आया। कैसे उन्होंने आपका ये जो औखा मुश्किल वक्त था उसमें कैसे काम आए? यार आपको याद होगा कि डकी की जब शादी थी, डकी शादी हुई ना, बिल्कुल हुई। डकी शादी पे जब मैं गया था तो मैंने सलामी देनी थी, मेरे जेब में था 20 लाख रुपया। सलामी का वक्त आया तो मेरे पास पैसे नहीं, 20 लाख मेरे गुम गए थे रश में। मुझे नहीं पता चला कि कोई प्रोफेसर मेरे साथ मनी हाइस्ट कर गया। तो उसके बाद मैं कोने में बैठ गया उदास होके। तो इतने में रजब ने मुझे देखा, रजब ने देखा कि कहा ये क्या हो गया, तू उदास क्यों बैठा हुआ? तो मेरे पास आया, मैंने कहा यार मेरे ना 20 लाख रुपए जो है वो जेब में लेके आया हुआ था सलामी के, वो किसने निकाल लिए? तो उसने कहा यार ऐसी कोई बात ही नहीं है। उसने एनवलप पकड़वाया, मुझे एनवलप दिया और बोला ये दे दे। मैंने कहा सब पैसे ही नहीं है। बोला खोल के इसने देखने यार। वो आइडिया वहाँ से उधर मुझे इज्जत बची नजर आई। मैंने कहा चलो शुक्र है यार एक आइडिया। तो वहाँ से मेरी दोस्ती एनवेलप, शादी के ऊपर एनवेलप, किसी को खाली एनवेलप पकड़ा देना ये कोई बड़ी बात है ना मेरा वीर? आप गलत आप सोच रहे हैं। देखें आप रुजू करें, आपको रुजू करना चाहिए। रुजू करना चाहिए? रुजू करें, आपको पता नहीं है। देखो शादियों में जो एनवलप होता है ना वो बहुत कम हो जाता है, थोड़े हो जाते हैं। ये जितनी भी शादियां जो होती हैं ना, आप उन लोगों से पूछो, क्योंकि देखो 500 एनवलप होता है, 1000 बंदा आया हुआ होता है। अब 1000 बंदा जो है वो 1000 एनवलप नहीं लाया हुआ होता। आप ये कह रहे हैं कि लोग एनवेलप ढूंढ रहे होते हैं शादी के ढूंढ रहे होते हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि यार कोई सका बाप अपने बेटे को एनवलप नहीं देता शादी के मौके पे। ये ऐसा वाला मामला होता है। बल्कि कुछ लोग तो वहीं पे जो गिरा हुआ होता है उसको उठा के उस पर नाम मिटा के अपना करके दे देते, क्योंकि लोग हाथ में पैसे दे के ठहर रहे होते हैं। सलामियाँ इतनी होती हैं। तो रजब भट्ट आपके साथ जो सबसे बड़ी नेकी रजब भट्ट ने आज तक की है वो ये है कि उन्होंने लकी भाई की शादी के ऊपर आपको एनवेलप दिया था जो आपने खाली थमा दिया। हाँ देखें, दुनिया में ना 2 शील्ड जो है ना वो बहुत मशहूर है। एक कैप्टन अमेरिका वाली शील्ड और एक आपके भाई की शील्ड। आपका भाई जो शील्ड बनाना, यकीन जानो कि मतलब हर जगह पे पहुंच जाता है। मैं देखता नहीं। फिर मान लिया आप यारों के यार हैं, आप मारें खाते हैं, आप साथ चलते हैं, आपने 7 साल लकी भाई का साथ दिया, उनके साथ जो भी ताल्लुकात आपके रहे और जैसे ख़त्म हुए उसके ऊपर दोबारा सवाल पूछूंगा। अभी आप रजब भाई की या रजब भट्ट साहब की शील्ड बने, अब आप किसकी शील्ड बनेंगे? इसके बाद कौन है नेक्स्ट इन लाइन? यार अब मेरा शौक है कि मैं उमैरी की शील्ड बनूंगा। उमैरी की? हाँ। तो बन क्यों नहीं रहे? वो तो बेचारा जेल में। यार वो कपड़े पहना है तो मैं बनूँ ना, मतलब कपड़े उसने पहने नहीं, मैं कैसे बन रहा? अच्छा, शील्ड बनने के लिए ज़रूरी है कि वो कपड़े? मैं तो हेल्प करने वाला हूँ यार, मैं तो मुश्किल में साथ देने वाला हूँ, मैं पीछे हटने वाला नहीं। एक सवाल यहाँ पे जो जन्म लेता है वो ये है कि लोग ये कहते हैं सवाल का बाप है, माँ है, शादी हुई थी है। सवाल पूछ लूँ अगर इजाज़त दें तो? इतने आप नेक नहीं है या इतना फरबरदार नहीं है, आप पूछ लें जो पूछना। आपने तो वही सवाल करना। सवाल ये है कि लोग आपके बारे में कमेंट करते हैं। एक कमेंट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, मेरे पास मौजूद है, मैंने सेव किया हुआ था। कहते हैं जी कि नदीम नानीवाला की अपनी कोई फिल्म नहीं है, ये दूसरों की फिल्मों के अंदर राजपाल यादव का किरदार अदा करते हैं। ये कहना है, मतलब लिखने वाला ये लिख रहा है कि आप दूसरों की फिल्म के अंदर सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं, आप खुद मशहूर नहीं हैं, आप लोगों की शोहरत के ऊपर राइड करते हैं, लोगों की कंधों के ऊपर
पैर रख के मशहूर होते हैं। आप इसको बुलाएं यार, अपने शो में बुलाएं, मैं इसको आईफोन दूंगा। ये जिस बंदे ने ये कमेंट किया है, हाँ मैं तो दूंगा। ये तो बड़ा सख्त कमेंट किया, आप कैसे देंगे इसको? मैं इसको आईफोन उस जगह पे दूंगा कि इसको लग पता जाएगा, और चार्जिंग की भी ज़रूरत नहीं होनी। और आईफोन भी दूंगा बड़े वाला, मैं कस्टम मेड बनवाऊंगा 16 इंच का, और ये 16 इंच वाला आईफोन इस्तेमाल करने वाला पहला शख्स बन जाएगा। गिनीज बुक में भी हो सकता है नाम आ जाए इसका। इसको बुलाएं यार, अपने स्टूडियो बुलाएं, शो में बुलाएं। नदीम देखें, मैं मानता हूँ ये सख्त कमेंट है। नहीं मैं तो नहीं कह रहा, 100 लोग मेरे बारे में बात करते हैं, करते हैं, नदीम- ठीक है, करते नदीम, रहें। बात फिर यही है ना कि एक जनरल परसेप्शन जो होती है, आप यूजुअली मशहूर लोगों के साथ देखे जाते हैं। डकी भाई के साथ आपकी जो वाबस्तगी थी वो तब तक रही जब तक वो मशहूर थे, उसके बाद उनका डाउनफॉल का आगाज़ हुआ, उनके ऊपर केसेस बने, वो पकड़े गए। अब रजब भट्ट ज़रा मशहूर हैं, शायद आप उनके साथ हैं, तो लोग सोचते हैं, चलिए बात करते हैं आपकी डकी भाई के साथ लड़ाई या दोस्ती का जो खात्मा था वो कैसे हुआ? अच्छा मैं आपको इसमें बताऊं कि बात मेरी कैसे इससे ख़राब हुई। वो ऐसा था कि मुझे एक दफ़ा कॉल आती है बिलाल की। बिलाल की कॉल आई आप? बिलाल की कॉल आती है, बिलाल की कॉल मैं कोई मेरे ख्याल से 30 कॉलें उसने की हुई थी, 31वीं पे मैंने उसको उठाया। अच्छा, मैं प्लीज मुझे साथ साथ ना नाम नोट करने दें क्योंकि अनफेमिलियर हूं मैं कुछ लोगों से। बिलाल है, बिलाल की कॉल आई है आपको? बिलाल ने आपने 30वीं कॉल उठाई है, जबरदस्त। बिलाल की कॉल आई तो कहता है यार, तो बिलाल कहता है कि यार पानी वाला आतिफ मुश्किल में है, वो मुसीबत में फंस गया, तो उसका कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको कहा फ़ोन रख, मैं उसको करता हूँ। मैंने आतिफ को फ़ोन किया। एक सेकंड, आतिफ जो है आप इन ट्रबल है, तो बिलाल ने आपको फ़ोन करके कहा कि आतिफ को ज़रा मदद कर। हाँ, तो मैंने जब आतिफ को फ़ोन किया, अब आतिफ को मैंने कोई 45 कॉलें मिला ली, तो बाद में पता चला आतिफ का नंबर ही नहीं था जिस पे आप डायल कर रहे थे। जिस पे डायल करा था। फिर आतिफ का नंबर मैंने निकाला। ये टेंशन में डेफिनेटली आपसे हुआ होगा कि आप टेंशन। अच्छा, बिलाल से जब मैंने बात की, मैंने कहा हाँ भाई क्या मसला है, क्या हो गया? बोलता है यार पानी वाला तू हमारा भाई है ना। मैंने कहा हाँ बिल्कुल भाई हूँ, मैं हर जगह साथ खड़ा हुआ हूँ। तो मुझे आतिफ ने बोला यार पौमी के साथ जो है ना बात एक अजीब सा मामला हो गया, तो पौमी को कहे यार आतिफ को समझा दे। ये पोमी टिकटॉक कर रहे हैं कोई? पता नहीं कौन है, लेकिन पौमी को जब मैंने ये बोला कि चल ठीक है, मैंने फिर आतिफ को कॉल की और मैंने 28 कॉलें की हैं। उसने मेरी 29वीं कॉल जो है वो उठाई। मैंने उसको कहा यार पौमी ये कह रहा है यार प्लीज़ तू समझ जा अपने आप को, जो है जो तू कर रहा है ये अपने आप को सुधर समझ जा। इतना बीच में देखा कि मुझे डकी की कॉल आ रही थी, बीच में डकी की कॉल आती रही, तो फिर डकी को मैं नहीं उठा सका, मैंने उन तीनों की कॉल काट दी। उसके बाद मैंने उसको डकी को कॉल बैक वापस किया, 50 कॉलें की हैं, उसने नहीं उठाया और फिर मुझे सीधा ब्लॉक कर दिया। मैंने फिर कहा कि यार ये देखो ये ठीक नहीं किया तूने। इसके लिए एक बंदा यूके से चल के आता है, इसके लिए चने लेके आता है, इसको पूछता है। और वो बीच में एक इंटरव्यू, वो अरशाद भट्टी को इंटरव्यू दिया। भट्टी साहब भी जो है वो भी वक्र हैं, वो पेपर इतने लेके आ गए, वो एक सवाल कर रहे हैं दूसरा कर रहे हैं, पेपर ही पेपर थे। मैं देख के तो अजीब हो गया था, इतने सारे पेपर थे भट्टी साहब के पास, तो वो एक सवाल करी जाए दूसरा करी जाए, मैं कंफ्यूज हो गया। अब रजब बैठा है, उसको भी समझ नहीं आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि यार हम जो है वो कोई जैसे हेड मास्टर होता है जो पेपर बच्चे दे रहे होते हैं, उनको वॉच कर रहा था। तो भट्टी साहब ऐसा लग रहा था पेपर दे रहे थे, हम बैठ के जो है वॉच कर रहे हैं। मतलब भट्टी साहब हर चीज़ लिखी हुई पढ़ रहे थे? भट्टी साहब का देख के पढ़ने का ऐसा वो जोश और वलवला था, इतना उसके अंदर गुम हुए थे कि ड्यूरिंग जो इंटरव्यू था, हमारे इंटरव्यू के दौरान भट्टी साहब के यहाँ पे ना मक्खी आके बैठ गई थी और उनको उस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं था। वो तो जब किसी ने लिख के उनको दिया है तो उन्होंने पढ़ा है कि मेरे गाल पे मक्खी बैठी है, मैंने इसे उड़ाना है, यूं करके उड़ाई है, फिर मक्खी उड़ाई पढ़ने के बाद। और मामला इधर तक नहीं रुका, मामला इसके बाद ये था कि भाई भट्टी साहब ने उस पर यह भी लिखा था, अब मैंने 20 कदम लेने हैं, गाड़ी के अंदर बैठना है, गाड़ी के अंदर बैठ के मैंने ड्राइव करके मैंने 150 किलोमीटर अपने घर जाके पहुंचना है। तो भट्टी साहब रिमोट से चलते हैं। इरशाद भट्टी साहब हमारे बड़े काबिल जर्नलिस्ट हैं, आप क्या बोली जा रहे हैं उनके बारे में? यार ये तो आप तारीफ इसलिए कर रहे हो ना कि कोई वो अच्छे गोल्ड बॉक्स में आ जाओ उनके। टक्की ने जब इरशाद भट्टी साहब को इंटरव्यू दिया, उसने मेरा नाम क्या लिया कि यार हाँ यार वो चने लेके आया था, चने हमने खाया तो वो चूहे निकल आए। ये आई वॉज हार्ट, दिल टूटा आपका कि डकी ने, आप जो उसके साथ चले हैं उसने आपकी तारीफ नहीं की। मतलब एक बंदा आपके लिए यूके से चल के आया, चल के क्या मुराद, आप जहाज पे नहीं आए? नहीं मतलब उसका यही गिला था ना यार तू वक्त पे नहीं आया, वक्त पे नहीं आया। वक्त पे इसलिए नहीं आ सकता था कि मैं यूके से आ रहा था चल के। एक बंदा चल के यूके से आया, टाइम तो लगेगा ना। अगर आप उसको ये कह दो कि यार तेरी नीयत नहीं थी ठीक, तो ये तो गलत बात है ना।
गलत बात है। तो मेरे से जहाँ तक होता है मैं करता हूँ, मैं हर एक की हेल्प करता हूँ। मैं तो कई बार अपनी भी हेल्प कर लेता हूँ। अपनी हेल्प? हाँ, कैसे? मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, ड्राइव पे मैं निकल जाता हूँ। आनी वाला या पानी वाला साहब, मुझे ये बताइए कि आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि आप एक शो ऑफ हैं। मतलब आप जिस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, या जिस तरह अभी आपने ये जैकेट पहनी हुई है, या पर जो भी इसे कहते हैं, या आपने जिस तरह से लिया हुआ है, शो ऑफ कर रहे हैं, घड़ियाँ, गाड़ियाँ, लाइफस्टाइल्स, नंबर प्लेट्स, और फिर एक ऐसा ख्वाब दिखाते हैं नौजवानों को जो बज़ाहिर हर बंदे की गिरफ्त में नहीं है, पहुँच पे नहीं है। तो इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं कि आप शो ऑफ करते हैं? ये इसको कहते हैं साड़े। जिसके पास नहीं है वो तो जाहिर सी बात है सड़ के ये बात करता है, और जितने लोग ये बात कर रहे हैं इन लोगों ने कुछ अचीव नहीं कर पाई। तो इस वजह से मैं चूँकि कामयाब हूँ, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, तो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा वो करते हैं, पसंद करते हैं। मैंने मेहनत की है ना, मेहनत की है। आप यकीन जाने यूके जब मैं गया था तो वहाँ मैंने टका के मेहनत की है। ये सब कुछ ऐसा 9 नहीं होता। करोड़ रुपया आपने कहा मैंने कमाया 1.5 महीने में यूके के अंदर। ये शो ऑफ नहीं है? मतलब एक ऐसा शख्स जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारता है, बड़ी मुश्किल से 2 टाइम का खाना खाता है, या आपको फॉलो करता है, उसके लिए क्या ये एक शौक नहीं है कि इंसान 9 करोड़ रुपया कमा सकता है 1.5 बिल्कुल महीने के बिल्कुल अंदर? कमा सकता है। देखा, ये आपके सोच के ऊपर होता है ना। आप अगर चाहें, आप सोचें कि मैंने ये करना है या अचीव करना है, तो आप कर लेते हैं। रास्ते खुद बनते हैं। मैं देखें ऐसी कोई बदतमीजी वाली बात नहीं करता। आपको मैं मिसाल देता हूँ, एक लड़का शाहद का नाम से, वो सबसे पहले गाली से शुरू करता है, और गरीबो फलाना ये वो। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। शो ऑफ वो करता है। चले मैं आपको शो ऑफ की आपकी एग्जांपल दे देता हूँ। आप एक गाड़ी निकालते हैं पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर, उस गाड़ी की अगली नंबर प्लेट नहीं होती, पिछली होती है या नहीं होती, खुदा जानता है, लेकिन एक ऐसी सुपर कार या एक ऐसी महंगी तरीन कार जिसके ऊपर नंबर प्लेट नहीं है, ये कानून शिकनी नहीं है? ये कानून शिकनी नहीं है। देखें, हेल्थ के भी प्रॉब्लम आता है। अब जो इतनी महंगी गाड़ियाँ होती हैं ना, वो थोड़ा प्यार मांगती हैं, वो थोड़ा समझ बूझ रखती हैं। आगे के नंबर प्लेट मैंने उसको नहीं लगाई क्योंकि उसका दिल ख़राब होता है, गाड़ी की तबीयत ख़राब हो जाती है। सही जवाब दें, घुमाए ना मुझे। यार देखो, किराए की जो गाड़ी होती है ना, उस पर नंबर प्लेट आपने लगा नहीं सकते। अपनी नंबर प्लेट कैसे लगाएं? अच्छा चलें, जब आप पाकिस्तान आए थे पिछली दफ़ा, आपकी एक गिरफ्तारी हुई थी जिसके अंदर आपने IK 804 नंबर प्लेट यूज़ की थी, वो क्या स्टोरी है? यार मैं समझता हूँ कि ये पर्सनल बात होगी, तो इस पर नो कमेंट्स, इसको रहने देते हैं। नहीं, मैं जवाब चाहूँगा आपसे कि आप जवाब दें। क्यों यूज़ किया आपने वो नंबर प्लेट? आपकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है मेरे। अच्छा, ये भी आपके ना मेरे ख्याल में पनौतीपन का ही एक सिलसिला है कि जिसकी नंबर प्लेट आप यूज़ कर रहे हैं वो बेचारा कैद में है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना कि पनौतीपन वहाँ तक चला गया। अब आपने पूछ लिया तो मैं आपको बता देता हूँ। वो गाड़ी मेरे नानी की थी। आपकी नानी की थी वो गाड़ी? हाँ। और नंबर प्लेट वो आपकी नानी ने लगवाई थी? नानी ने नंबर प्लेट नहीं लगवाई थी। गाड़ी नानी की थी मगर नंबर प्लेट नानी ने नहीं लगवाई। क्यों नहीं लगवाई? नहीं लगवाई इसलिए कि वो सादा लोग थे, सादा लोग हैं, उनको नहीं पता नंबर प्लेट इस पर लगती है, इस वजह से। आपने लगवाई नंबर प्लेट? नहीं, ये देखें ना, जो नंबर प्लेट की आप बात कर रहे हैं, लोगों ने मुझे अपना PTI से बड़ी ऑफर आई है। ये नंबर प्लेट लगाने पे? नहीं, हैवी ऑफर आई है, ये हटाने पे। PTI ने आपको ऑफर की कि नंबर प्लेट हटा दें? मुझे अरबों रुपए की ऑफर आई है, और बड़े बड़े लोगों ने PTI के मुझे ऑफर की थी कि यार ये नंबर प्लेट हटा दो, क्योंकि वो जानते थे ना कि यार तुम जितनी बड़ी पनौती हो या जिसके तरफदारी करते हो या जिसकी साइड पे होते हो, वो तबाह हो जाता है। तो उन्होंने मुझे बड़ी बड़ी ऑफरें की PTI के जो थे। उन्होंने कहा कि आपको हम इतना पैसा देंगे कि आपकी अगली 7 नस्लें बैठ के खाएंगी। आप सिर्फ ये करो, ये IK 804 वाली नंबर प्लेट उतार के ना आप नवाज शरीफ साहब की लगा लो। मैंने कहा नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप पनौती हैं, मैं मानता हूँ आप पनौती हैं, लेकिन आपने जब वो 804 नंबर प्लेट लगाई थी, इमरान खान साहब तो ऑलरेडी कैद में थे। नहीं, सारों ने कहना शुरू कर दिया था कि यार दिसंबर में उन्होंने छूट जाना था, तो फिर मैंने लगा दी। अच्छा, शो खत्म करने लगे हैं बस? और क्या रह गया अब? यार थोड़ी सी और बात कर लेते, लंबी बात हो जाती तो और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बहरहाल, अगर मेरी सारी बातों से आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो या कोई दिल पे लगी हो, तो मैं कहता हूँ, अगर बहुत आपको बुरा फील हुआ हो ना मेरी बातों से, तो मेरे दिल से जो है वो अपना माफ़ी है, मैं माजरत चाहता हूँ। नाज़रीन, ये थे नदीम नानी वाला, नदीम पानी वाला,
जो हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बहुत सी चीज़ों की जस्टिफिकेशन दी, बहुत सी चीज़ों पे क्लैरिफाई किया हमें, और बहुत से ऐसे नाम जो हम नहीं जानते थे कि एग्जिस्ट भी करते हैं, जैसे आतिफ, बिलाल, पोमी। इन्होंने उनकी कहानियाँ सुनाई। हमारे शो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।